सीखते आ जाओ। ठीक है बेटा। अच्छा, ओवर वोल्टेज से पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको। देखो, आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि जब आपका पेपर होता है संडे को, तो आप किस दिन ज्यादा ओवर पड़ती है, करनी पड़ती है ना। हम पहले पढ़ते नहीं है, फिर हमें अचानक से करनी पड़ती है। सैटरडे वाली नाइट वो हमारी जो स्टडी होती है वो ओवर स्टडी होती है। फिर बोलो बच्चों, होता है। अच्छा, आपने देखा होगा बैंक के अंदर, जैसे जैसे ही आपको पता होगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला हो, तो मार्च में उनको वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है। बोलो बच्चों, है ना। ठीक है ना। इसी तरह से जैसे हमें कोई काम करना है तो हमें लगता है कि यार ये बहुत सिंपल सा है, एक सेकंड में कर देंगे। लेकिन क्या देखा गया है कि मोस्ट ऑफ चीजों में जो हमें थियोरेटिकली लगता है, हमें उससे ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे ऐसा लगता है ना कि डॉक्टर बनना है, नीट ही तो सिलेक्ट होना है, इंजीनियर बनना है तो आईआईटी जेई तो सिलेक्ट होना है। लेकिन जितना हम सोचते हैं ना, उससे ज्यादा हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ओवर वोल्टेज समझ रहे हैं आप। इसको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि अपने इंडिया में करप्शन बहुत है ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब भी कोई काम करवाना हो तो क्या करना पड़ता है बच्चों। जैसे मान लीजिए किसी को काम करवाने का, मान लीजिए उसकी रेट जो है वो रेट मान लीजिए मैं कहता हूँ 20,000 रुपए, है ना। गवर्नमेंट ने जो अनाउंस कर रखी है। लेकिन आप जाओगे कि साहब ये हमारा काम कर दो, तो आपको क्या बोला जाता है कि साहब कुछ पैसे दो, है ना, ब्राइब, है ना बच्चों। होता है कोई, इसको अदर वे में मत लेना, ऐसा होता है। तो आपने देखा होगा बच्चों, जैसे मान लो 20,000 रुपए थे, है ना, 20,000, और उसने मांगे 25,000, है ना। तो जो 5,000 हमने अलग से दिए, वो हमारी कौन सी मनी हुई, वो कौन सी मनी हुई, तो क्या बोलेंगे, वो ओवर मनी हुई। जैसे यहाँ ओवर वोल्टेज है, इसको अपन बोलेंगे ओवर मनी बोलेंगे। समझ में आया, समझ में आया बच्चों। अब देखो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। आपके सामने लिखा हुआ है एक्वस NaCl। देखो बच्चों, NaCl के सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है, देखिए हमारे पास Na+ हो सकता है, Cl- हो सकता है, और H2 हो सकता है ना। तो कैथोड पर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। तो देखो Na+ और H2 का रिडक्शन हुआ। समझ में आया। तो इनका ई नोट लिखा हुआ है। तो बच्चों इनका अगर अपन देखें तो इनका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों डिस्चार्ज पोटेंशियल, देखो 2.71 और 0.83। डिस्चार्ज पोटेंशियल कुछ नहीं है, जो SRP या SOP आता है उसका अपोजिट होता है। समझ में आई बात। बोलो, मुझे एक बात बताओ कि Na+ और H2O के डिस्चार्ज पोटेंशियल में काफी डिफरेंस है बच्चों। बोलो, समझ में आ रही है बात। काफी डिफरेंस है ना, लंबा चौड़ा डिफरेंस है देखा जाए तो अभी बताओ कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, Na+ जाएगा या वाटर जाएगा, Na+ जाएगा या वाटर जाएगा, वाटर जाएगा ना, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। अब एनोड पे देखो, अगर एनोड पे पोटेंशियल की बात करें, ठीक है ना, तो देखो इसका हुआ 136, ठीक है बच्चों, और ये कितना हुआ 1.23, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, 1.36 एंड 1.23 क्या उतना है क्या जितना वहां पर ऊपर था, नहीं है ना। अब ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली बेटा जो हम सोचते हैं ना, उससे हमें ऊपर वोल्टेज देना ही पड़ता है। ये तो हमें लगता है कि थ्योरेटिकल इतने पे हो जाएगी। अब देखो बच्चों सुनो,
मैं इसको एक छोटे से डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कैथोड वाला अपन एनोड वाला समझते हैं। देखिए अगर मैं ऐसा बोलूं, देखिए मैंने ये दो डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो मैंने ये बोला कि ये जो डाटा दिखा रहे हैं हमें, ठीक है ना, ये डाटा हमें क्या दिखा रहे हैं, ये डाटा हमें दिखा रहा है देखो कि 1.3 किसको रिलीज करने के लिए रिक्वायर्ड है, Cl2 को, एंड 1.23 किसको रिक्वायर्ड है, आपको O2 को। तो बताओ थ्योरेटिकली तो कौन रिलीज होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग रिलीज कौन होना चाहिए, O2 रिलीज हो जाना चाहिए ना, क्योंकि H2O वाली रिएक्शन के लिए देखो क्या आ रहा है, H2O वाली रिएक्शन के लिए देखो। लेकिन मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर एक रिएक्शन में आपको वोल्टेज ज्यादा देना ही पड़ता है, थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज देना ही पड़ेगा। अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या पंगा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब रियल में ये वोल्टेज चाहिए, ठीक है, ये वोल्टेज तो चाहिए क्लोरीन के लिए, ठीक है, और ये वोल्टेज चाहिए ऑक्सीजन के लिए। अब मुझे बताओ कि एक्स्ट्रा वोल्टेज देने के बाद ओवरऑल वोल्टेज कहां कम देना पड़ा, एक्स्ट्रा वोल्टेज देने के बाद ओवरऑल वोल्टेज कहां कम पड़ा, क्लोरीन के केस में पड़ा कि नहीं पड़ा, समझ में आ रही बात। और ऑक्सीजन के केस में जो पोटेंशियल है, वो ओवरऑल पोटेंशियल देखो क्या हो गया, आपका ज्यादा हो गया, बात समझ में आ रही है, बोलो। देखो ये जो 1.36 एंड 1.23 लिखा हुआ है, ये सिंपल सा मीनिंग ये कहता है कि इस वोल्टेज पे रिलीज हो जाएंगे, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। हम वहां डिपार्टमेंट में गए थे, हमें पता है कि साहब क्या हो गया कि आपका 20,000 में वर्क हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वर्क 25,000 में, हमें देना कितना बड़े 5,000 एक्स्ट्रा में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर प्रोसेस में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज देना ही पड़ता है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक्स्ट्रा वोल्टेज सबसे ज्यादा लगता है। क्यों लगता है, अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि या तो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है वो वाटर से हो रही है, ध्यान दो, ठीक है, और इधर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो भी किससे हो रही है, वाटर से हो रही है। वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल हो गया ना बेटा, एक आयन पार्टिसिपेट करे और एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, तो मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली क्या होगा, मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली क्या होगा, स्टेबल होगा ना, होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हमें ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने के लिए कंपैरेटिवली क्या करना पड़ता है, जो थ्योरेटिकल हम सोचते हैं उससे ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो बच्चों, हो गया, ठीक है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया ना, इसी वोल्टेज का अपन क्या नाम दे रहे हैं, ओवर वोल्टेज बोलते हैं। और जनरली ओवर वोल्टेज ज्यादा कहां लगेगा, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिलीज करवाना हो, समझ में आई बात, बोलो। अरे बच्चों क्लियर है। तो देखो बच्चों जनरली होता है क्या है कि हमें ये दिख रहा है कि देखिए सेकंड केस में ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकली हमें ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी 1.23 वोल्ट पर, है ना, बट प्रैक्टिकली ये रिलीज होती है 1.60 पे जाके, प्रैक्टिकली ये रिलीज होती है 1.60 पे जाके। तो मुझे बताओ, मुझे कितना वोल्टेज एक्स्ट्रा में देना पड़ा,
बोलो बच्चों, कितना देना पड़ा? 0.37 देना पड़ा, देना पड़ा। इसी वोल्टेज को अपन क्या बोल रहे हैं? ओवर वोल्टेज बोल रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट देखो मेडिकल में तो आएगा नहीं कभी, जेई वालों के काम आ सकता है, तो मेडिकल वाले तो भली छोड़ दे, इसको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और जेई वाले इसको थोड़ा सा देख लें आप लोग, ठीक है बच्चों। 12th में नहीं है भाई, हो गया जी। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, है बच्चों। अब देखो सुनो, आप मुझे एक बात बताओ, कंडक्टर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों। देखो दो टाइप के कंडक्टर हो सकते हैं, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आयोनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना। दो टाइप के होते हैं बच्चों। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर में बताओ कंडक्टिविटी किस कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और आयनिक कंडक्टर में, आयनिक कंडक्टर में आयंस के कारण। अब देखो बच्चों सुनो, मेटेलिक कंडक्टर आप बेटा फिजिक्स में पढ़ते हैं, आपके एक चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो मेटेलिक कंडक्टर आपसे वहां डील किया जाता है, ठीक है। और आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, मेटेलिक कंडक्टर जब आप पढ़ते हो ना, तो वहां एक टर्म यूज आता है रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस के बारे में 9th-10th में भी पढ़ा है, और आप लोगों ने अब 12th में भी पढ़ेंगे आप। अब उसी की तरह यहाँ पे जो काउंटर टर्म काम आता है वो हम काम में लेते हैं यहाँ पर कंडक्टेंस, ठीक है ना। उसको सी से, लेमडा से, जी से इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, देखो एक रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आपने 9th-10th में रो से डिनोट किया था बच्चों। वेरी गुड साधवानी, है ना। अब देखो सुनो, यहां अगर अपन देखें रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो यहां वो टर्म होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है बच्चों। और इसको इंडिकेट करते हैं अपन इससे, ये के नहीं है बच्चों, इसको कप्पा बोलते हैं। ये क्या है? कप्पा, ठीक है। देखो ऐसे लिखा है मैंने इसको, ये, और इसको क्या बोलते हैं? कप्पा बोलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है कप्पा। तो बोलो, आपने ये पढ़ा है बच्चों रेजिस्टेंस? और 9th-10th में एक फॉर्मूला भी आप पढ़ा होगा आपने रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि आता है 9th-10th में, आ चुका होता है ना बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1, अपन लेते हैं देखो बच्चों कंडक्टेंस, ठीक है। एक बार बताओ बच्चों, वेरी गुड, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है ना। कंडक्टेंस का मतलब एक तरह से मूवमेंट होता है। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना। तो मुझे बताओ, आपको अगर मूवमेंट अच्छा करवाना है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? अच्छे मूवमेंट के लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसका मतलब कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या है? कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या है?
इनवर्स हो जाएगा ना। तो देखो बच्चों क्या कंडक्टेंस क्या है बच्चों, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों सिंपली मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब बच्चों देखो इसकी यूनिट देखते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने रेजिस्टेंस की यूनिट पढ़ी है बहुत अच्छे से, तो आपने उसको लिखा होगा ना, ओम लिखते हो बच्चों। अब देखो इसको क्या लिखोगे आप, एक तो आप इसको ऐसे लिखते हो ओम इनवर्स, है ना। एक आप इसको उल्टा ही लिख देते हो, ओम का ओ है ओ एच एम था, आपने इसको महो लिख दिया। एक आप इसको ऐसा लिख देते हो, एक आप इसको ऐसा लिख देते हो, और एक और है बच्चों सीमेन या साइमेन। तो ये इसकी यूनिट है बच्चों। ओम और तो पढ़ा है ना आप लोगों ने 9th-10th में बच्चों, बोलो बोलो बच्चों, पढ़ा है कि 9th-10th में आ जाता है। तो इसकी यूनिट समझ में आ गई, इसकी यूनिट क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सेकंड बात करें अपन, सेकंड बात करते हैं बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कप्पा। अब मुझे बताओ कंडक्टेंस इनवर्स हुआ रेजिस्टेंस का, तो बताओ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका इनवर्स होगा, बोलो बच्चों। ऊपर देखो रेजिस्टिविटी का, है ना। तो अपन कह सकते हैं क्या, देखो इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या मैं कप्पा को ऐसा बोल सकता हूं, 1/ρ। बोलो बच्चों, बोल सकता हूं। अब देखो बच्चों थोड़ा सा एक बात बताना, आप लोगों ने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा था, R = ρ L/A, पढ़ा था, पढ़ा था ना 9th-10th में, पढ़ा था बच्चों। इसको साथ बोलेंगे तो ये क्या बन गया, रोले, है ना, ρLA, रोले, है ना। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसको इनवर्स कर दूं, उल्टा कर देता हूं, है ना, तो उल्टा करने पर ये बन गया क्या, ये बन गया बच्चों, उल्टा कर दिया मैंने, इसको इनवर्स कर दिया। आप बताओ 1/r को क्या मैं सी लिख सकता हूं, और 1/ρ को मैं कप्पा लिख सकता हूं। अब ये A/L क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए आप लोग सोचिए, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास, ठीक है बच्चों। आप ऐसा सोचिए कि आप अभी जिस रूम में बैठे हो ना, उसकी कोई भी दो दीवार जो एक दूसरे के अपोजिट है, उनको देखिए आप अभी जिस रूम में बैठे क्लास ले रहे हो ना, उसकी कोई भी दो वॉल जो एक दूसरे के अपोजिट है उनको सोचिए, ठीक है बच्चों। इनको मैंने ऐसे बना दिया, प्लस और माइनस बना दिया, एक को मैंने प्लस बना दिया, एक को मैंने माइनस बना दिया, यानी मैंने इलेक्ट्रोड बना दिया बच्चों, ठीक है। बच्चों समझ में आ रही है बात, बोलो, है ना। अब मुझे बताओ, देखो सबसे पहले देखो इसमें ए क्या है और एल क्या है। तो बच्चों ये जो मैंने इस तरह से बनाया है ना, ये इस तरह से, ये इस तरह से मैंने इसको जो किया है ना। ए जो है ना बच्चों, वो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो बच्चों एरिया जैसा आप सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में ले सकते हैं, तो बोलो ये एरिया निकाल लेंगे बच्चों, एरिया निकाल लेंगे क्या, बोलो, ए समझ में आ गया। अब देखो बच्चों इसके बाद मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप जिस रूम में बैठे हो और आपने जिन दो दीवारों को सोचा था, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है बच्चों, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है बच्चों।
तो एल क्या है, देखो एल है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये समझ में आया बच्चों? एल और ए का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? अब एक चीज बताओ, आप जिस रूम में क्लास ले रहे हो, काफी टाइम से ले रहे हो, क्या उस क्लास में या उस रूम में एरिया चेंज हुआ कभी? और क्या बीच वाली डिस्टेंस चेंज हुई क्या बच्चों? नहीं हुई ना? फिक्स है ना? बोलो बच्चों, फिक्स है कि नहीं है? तो इसका मतलब बताओ कि इनका जो रेशियो आएगा वो भी क्या है? जब ए और एल फिक्स है तो इनका रेशियो भी क्या है? फिक्स होगा बच्चों। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो है वो एक सेल का एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। बोलो बच्चों, ये जो वैल्यू है वो एक सेल की कांस्टेंट प्रॉपर्टी होगी, है ना? तो देखो बच्चों, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, अब देखो थोड़ा सा अपन इसको ऐसे लेते हैं। देखिए मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या बच्चों? ऐसा लिख सकता हूं ऊपर वाले फॉर्मूले को, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है? तो यहां से देखो बच्चों सुनो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि L अपॉन ए, इसको एक नाम दिया जाता है बच्चों सेल कांस्टेंट। क्या नाम दे रहे हैं? सेल कांस्टेंट। इनका रेशियो कांस्टेंट आएगा बच्चों, बोलो। अब देखो बच्चों, आप मुझे एक बार बताओ, जैसे सपोज आपने उसमें क्लास ली, ठीक है? हो सकता है आपके छोटे भाई बहन की भी क्लास लग रही होगी, है ना? और भी कोई आके उसमें बैठता होगा, तो क्या उसका एल अपॉन ए का रेशियो चेंज होता है क्या? नहीं होता ना बच्चों। अच्छा, दो बच्चे बैठ जाए, पांच बच्चे बैठ जाए, है ना? क्लास 12 का बच्चा बैठ जाए, क्लास 5 का बच्चा बैठ जाए, क्या ये रेशियो चेंज होता है क्या? नहीं होता ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेल कांस्टेंट ना तो कंसंट्रेशन पर और ना ही आपकी इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है? क्या ये बात समझ में आई? भाई दो बच्चे बैठो, पांच बच्चे बैठो, रेशियो वही है ना? या अगर आपको समझ नहीं आ रहा था, आपने आप स्कूल की या कोचिंग का कोई रूम एक बार इमेजिन कर लो, चाहे दो बच्चे बैठे हो और उसमें चाहे 50 बच्चे बैठे हो, और चाहे क्लास 11th बैठी हो और चाहे क्लास 12th बैठी हो, क्या बीच या ये जो रेशियो चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ ना बच्चों। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इट इज नॉट changed by nature and concentration of electrolyte। क्या ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? ये पॉइंट न्यूमेरिकल में आपकी बहुत हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये। बोलो क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपको इसकी यूनिट बोलूं तो बताओ, यूनिट बोलो, यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? देखो एक है सेंटीमीटर और नीचे है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं इसको सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकता हूं, ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, यहां से अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, देखो बच्चों ये लिखा कप्पा सी इंटू सेल कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? तो मुझे बताओ कि क्या मैं यूनिट ऑफ कप्पा बोल सकता हूं क्या? क्या कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स? बोलो समझ में आया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकता हूं क्या? ये यूनिट आपकी 12th के एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है बच्चों। कप्पा की यूनिट आपकी 12th के एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले से एक डेफिनेशन में और बनाता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों मुझे बताओ, मान लो मैं एल कह देता हूं 1 सेंटीमीटर, है ना? और एरिया कह देता हूं मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ कि वॉल्यूम क्या होता है बच्चों?
एरिया इंटू लेंथ होता है, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्या, हो जाएगा बच्चों। अब आप इसको ऐसे सोचिए कि जो ऊपर हमने ये सेल बनाया था, है ना, मान लो इसका एरिया, जो एरिया आपको दिखा रहा हूं, मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताओ ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम कितना हो गया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम कितना हो गया बेटा। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू लेंथ से निकालते हैं क्या, एरिया इंटू लेंथ से निकालते हैं क्या, बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, इस कंडीशन में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कप्पा जो है वो किसके इक्वल हो गया, कप्पा इसके इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बच्चों, बोलो। तो क्या अपन ऐसा बोले कि देखिए when 1 ml electrolyte solution is kept between two electrodes having surface area 1 centimeter square and distance between them is 1 centimeter, then conductance will equal to conductivity। क्या ये बात समझ में आई, बोलो बच्चों। आपने 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को दो ऐसे इलेक्ट्रोड के बीच में रख दिया, ठीक है ना, जिनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो सी आ रहा है कंडक्टेंस, वो कंडक्टेंस किसके इक्वल आ रहा है, वो किस वो किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, बोलो। कप्पा के इक्वल आ रहा है ना, आ रहा है क्या बच्चों। डेफिनेशन समझ में आई। अगेन ये 12th में आती है डेफिनेशन आपकी, अगेन ये डेफिनेशन 12th में आती है, ठीक है। अब बेटा एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, देखो कंडक्टेंस जो है ना वो तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं अपन, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। कंडक्टेंस तो करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन, और कंडक्टिविटी किसके लिए डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक। आपको याद है क्या, जब भी किसी टर्म के आगे स्पेसिफिक लग जाए उसका मीनिंग क्या होता है बताओ बच्चों। स्पेसिफिक का मतलब हमेशा और हमेशा अपन यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन करेंगे, किसके लिए डिफाइन करेंगे बच्चों, यूनिट अमाउंट के लिए। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना देखो बच्चों कि जो कंडक्टेंस है ना, वो तो होती है कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन, ठीक है। और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए तो हो रही है कंडक्टेंस डिफाइन, ठीक है। और जो कंडक्टिविटी है वो फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए। क्या डिफरेंस समझ में आया। अरे ये डिफरेंस, ये लाइन बहुत काम आएगी आपकी आगे, ये लाइन बहुत काम आएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने आप लोगों ने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है बच्चों, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है, क्या होता है बताओ। देखो बच्चों सुनो, हम लोगों ने लास्ट ईयर एक चैप्टर आता है
आयोनिक इक्विलिब्रियम, ओस्टवाल डाइल्यूशन लो। तो वहां आप लोगों ने आयनिक में ऐसा पढ़ा होगा कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, ठीक है ना, वो आपके स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? है, बोलो बोलो बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? ये नोट्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रखा है, ये गलत हो रखा है बच्चों। नोट्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रखा है, वो गलत है, ठीक है ना? नोट्स में इनवर्स कर रखा है, वो गलत है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? फाइनली मैं आपको करेक्शन करवा के जो भी होंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये पढ़ा आप लोगों ने? बोलो बच्चों, अरे पढ़ा है क्या? अरे लास्ट ईयर आया था 11th में। अब देखो, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अल्फा 2 अल्फा 1, क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं? P2 अपॉन P1 बोल सकते हैं बच्चों इसके अकॉर्डिंग। अब देखो, मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट AB है, ठीक है? तो AB इलेक्ट्रोलाइट कुछ इस तरह से है, ठीक है बच्चों? मान लो हमारे पास ये 100 ml था, ठीक है? और इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मैं पहले मान लेता हूं 2% है। अल्फा 1 मैंने एक बार मान लिया 2% है बच्चों, है ना? तो 2% का मतलब समझे? बोलो बच्चों, 2% का मतलब कितना हो गया? 2/100 हो गया। बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब मान लीजिए मैंने इसमें 100 ml वाटर और ऐड किया, तो अब बताओ टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 200। अब मुझे बताओ कि क्या मैं अल्फा 2 फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? अल्फा 2 फाइंड आउट कर सकता हूं? देखो बच्चों, अल्फा 1 2% था, है ना? हम क्या कर रहे हैं, देखो ऐसा करेंगे तो अल्फा 2 कितना आ गया? देखो आपके पास √2 कितना होता है? 1.4, तो 2.8 आ गया क्या? बोलो 2.8 आ गया क्या बच्चों? हमारे पास 2.8% आया क्या? आप मुझे बताओ कि अल्फा राइज हो गया क्या? अल्फा राइज हो गया? राइज हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब इस कंडीशन में देखो कितना जाएगा? बोलो, वो पहले जा रहा था आपका कितना? पहले जा रहा था 0.02, अब कितना जाएगा बताओ? अब कितना जाएगा? अरे 11th में कुछ पढ़ाई की भी कि नहीं की? ये जाएगा? तो बोलो ये बनेगा? बनेगा क्या? अब मुझे एक बात बताना बच्चों, देखो जब 100 ml था तो ओवरऑल आयंस कितने थे? 0.04 है बच्चों। लेकिन जब 200 ml है तो ओवरऑल आयंस कितने हैं? ओवरऑल आयंस कितने? 0.056। बोलो समझ में आई बात? अरे A+ और B- दोनों मिला के आयंस देखो। मुझे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि 11th में 80% बच्चा आयनिक इक्विलिब्रियम को ढंग से पढ़ता ही नहीं है ना? वो ध्यान देता ही नहीं है, फिर 12th में आके उसको बहुत दिक्कत होती है, फिर भी वो समझता नहीं है। अब मुझे बताओ ओवरऑल आयंस बढ़े क्या? ओवरऑल आयंस बढ़े क्या? अरे ओवरऑल आयंस बढ़ गए क्या? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि 100 ml में आयंस कम हो गए या बढ़ गए? ओवरऑल तो बढ़ गए, है ना? लेकिन पहले 100 ml में कितने थे? 0.04 कम हुए बच्चों। या आप चाहो तो 1 ml के लिए निकाल लो, देखो
चलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ये मैंने बात कर दी फॉर 1 ml। अब मुझे बताओ कि ओवरऑल तो बढ़ गए, ठीक है, तो ओवरऑल बढ़ने पर कंडक्टेंस क्या हो गई? ओवरऑल आयंस बढ़ने पर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? अरे कंडक्टेंस तो किसके लिए डिफाइन होती है बच्चों? होल सॉल्यूशन के लिए, है ना? तो बोलो कंडक्टेंस राइज हुई, लेकिन कंडक्टिविटी किसके लिए डिफाइन होती है? कंडक्टिविटी किसके लिए डिफाइन होती है बच्चों? यूनिट वॉल्यूम के लिए। और यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हुए हैं? यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हुए हैं। तो बेटा अगर कम हुए हैं तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों कंडक्टेंस तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गई। क्या ये समझ में आया? ये जो मैंने समझाया इतना, अगर आपने 11th में ईमानदारी से पढ़ाई की है तो ये टॉपिक बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। मैंने आपको पहले भी बोला था। ओसवाल बेटा नोट्स में थोड़ा सा करेक्शन है, वो 1/√ऑफ वॉल्यूम हो रखा है, आप उसको या तो सही कर लेना, नहीं तो फाइनल जो करेक्शन आएंगे वो मैं करके सेंड कर दूंगा आपको, है ना? बोलो समझ में आई बात? तो अब बेटा अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि देखो अगर अपन डाइल्यूशन बढ़ाएं तो बताओ कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ा? कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ा? बढ़ गई, है ना? और कोई पूछे कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा? डिक्रीज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि देखो ओवरऑल आयंस बढ़ गए, यहाँ ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम क्या हो गई? कम हो गई। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बेटा ये अगेन आपका 12th में क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन अगेन 12th में आता है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस राइज करता है और कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के लिए तो ये, और ऑब्जेक्टिव में आपको पता ही, एक लाइन आपको याद हो जानी चाहिए। क्या ये समझ में आया बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? ओके चलिए, अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ कंडक्टेंस की। तो सबसे पहले लेते हैं, देखो बच्चों सुनो, अपन बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस, इसको अपन लिखेंगे लैम्डा एम से, ठीक है ना? तो देखो बच्चों सुनो, मोलर कंडक्टेंस को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। देखो क्या, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन which contains 1 gram mole of an electrolyte। बेटा मोलर का मतलब ही क्या होता है? मोलर का मतलब ही क्या होता है? 1 मोल। मोलर का मतलब ही क्या होता है? जैसे आपने लास्ट में पढ़ा होगा ना, मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन, मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मोलर हीट ऑफ कंबर्शन, ऐसा आपने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, याद कीजिए। तो मोलर का मतलब ही क्या होता है? 1 मोल के लिए। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसा बोलूं ये कब आया था फॉर 1 ml, क्या ये सही बात है? सी इक्वस टू कप्पा आया था क्या? आया था, ठीक है बच्चों?
अब ध्यान रखना, मैं कई बार सी लिख दूंगा, कई बार लेमडा लिख दूंगा, एक ही बात है। सी और लेमडा एक ही बात है, ध्यान रखना, दोनों एक ही साइन है। अब मुझे बताओ, अगर आपको कोई चीज, है ना, आपको अगर 1 ml के लिए पता है और उसको किसी और वॉल्यूम के लिए निकालना है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं भैया 1 मार करके 10 रुपए, तो बताओ 100 मार करके कितने रुपए हैं? तो आप क्या करोगे? सिंपली आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, है ना। तो मुझे बताओ, कप्पा किस पे डिफाइन होता है? कप्पा किस पे डिफाइन होता है? 1 ml के लिए। और मान लो अगर मुझे VML के लिए डिफाइन करना है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? बोला ऐसा लिख सकते हैं? ये मैंने VML से मल्टीप्लाई किया, क्या समझ में आ गया? ऊपर देखो, जब आपने इसको डिफाइन किया था बच्चों थोड़ी देर पहले ही, तो आपने इसको देखो 1 ml के लिए डिफाइन किया है, चेक करो, किया है ना। तो अब देखो बच्चों सुनो, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, समझ में आ गया? कप्पा इंटू वॉल्यूम ml। कोई क्लियर? कोई डाउट इसमें? है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, क्या आप लोगों ने मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा बच्चों? मोलरिटी होती है ग्राम मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या आपने ऐसा पढ़ा है? ग्राम मोल, अगर ये वॉल्यूम ml में होगा तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो बच्चों m क्या हो जाएगा? देखो, ग्राम मोल डिवाइडेड बाय VML इंटू 1000, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब मुझे बताओ, यहां से बताओ कि अगर मुझे VML निकालना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? सिंपल है। अब बताओ, इस डेफिनेशन में हमें ग्राम मोल कितना लेना है? हमें ग्राम मोल कितना लेना है? डेफिनेशन में देखो ऊपर 1 लेना है बच्चों, ये देखो। तो बच्चों अगर मुझे ये ग्राम मोल 1 लेना है, तो जैसे मैंने ये किया, तो बोलो VML आ गया मेरे पास 1000 डिवाइडेड बाई m, आ गया क्या? आ गया बच्चों? बोलो। ये वाली चीज उठा के आप यहां पुट कर दो, कर सकते हैं? तो ऐसा करते देखो बच्चों क्या हो गया, सी मोलर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? 1000 कप्पा अपॉन m। बोलो। देखो बच्चों, बहुत आसान है, मोलरिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना? है बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अगर आपको इसकी कोई यूनिट पूछे, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, तो बच्चों देखो, कप्पा की यूनिट क्या होती है? कप्पा की यूनिट क्या होती है, याद करो? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है? अरे कप्पा की यूनिट होती है। तो कप्पा की यूनिट लिखी मैंने, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की कोई यूनिट नहीं होगी, है ना बच्चों? और मोलिटी की यूनिट होती है क्या? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। मोल पर लीटर मैंने सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम हो गया। 1 ml को अपन सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ना? अरे लिख सकते हैं। तो बताओ इसकी फाइनल यूनिट क्या बन गई? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये समझ में आया? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या ये बात क्लियर है? यूनिट बेटा इंपॉर्टेंट है। यूनिट क्लियर हुई सबको? ठीक है। अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये आया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स? क्या ऐसा बोला जा सकता है? ऐसा आराम से बोला जा सकता है बच्चों। देखो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या 1 सेंटीमीटर क्या हो गया 10⁻⁻ मीटर हो गया क्या? हो गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब वहां पे क्या किया हुआ है हमारा, स्क्वायर किया हुआ है ना, तो बेटा 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4 बन जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या? ओके। तो बच्चों मोलर कंडक्टेंस समझ में आ गई? अब देखो बच्चों सुनो, मोलर कंडक्टेंस के बाद अगर अपन सेकंड लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है? अब बच्चों देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, है ना? अपन क्या बोलेंगे, conductivity of a solution which contains 1 gram equivalent of an electrolyte, है ना बच्चों? आप मुझे बताओ ये ग्राम इक्विवेलेंट, देखो ग्राम मोल आया मोलरिटी में, तो ग्राम इक्विवेलेंट कौन से टर्म में आएगा, कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आएगा? वेरी गुड, नॉर्मेलिटी के अंदर आएगा, आएगा। तो देखो बच्चों ऐसा पढ़ा था आपने, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर ml होगा ऊपर 1000 कर दूं बच्चों, सही है क्या? अब बताओ आपको ग्राम इक्विवेलेंट कितना लेके चलना है, 1। तो बताइए VML कितना आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई n आ गया क्या? आ गया बच्चों? ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? अब बताओ आप लोगों ने पढ़ा था कंडक्टेंस इक्वल्स टू कप्पा फॉर 1 ml, तो ये ऐसा पढ़ सकते हैं क्या फॉर VML? क्या सही लिखा? अब उस VML की वैल्यू यहां रख सकता हूं, रखने पर देखो क्या बन जाएगा, ये CEQ क्या बन जाएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n। बोलो क्लियर हुआ? तो देखो बच्चों ऊपर आया था 1000 कप्पा अपॉन m, देखो ऊपर आया है 1000 कप्पा अपॉन m, ठीक है? और नीचे क्या आया है 1000 कप्पा अपॉन n। बोलो आया है क्या? बोलो बच्चों, ये बात समझ आएगी? अब देखो अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें तो कप्पा की यूनिट वही साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। तो बोलो क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स या ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये बात समझ आ गई क्या? बोलो बच्चों इसकी यूनिट समझ में आ गई? ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, रिलेशन बिटवीन CM एंड CEQ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या नॉर्मलिटी की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर? क्या ऐसा लिखा जा सकता है नॉर्मलिटी की जगह? पढ़ा आपने सॉल्यूशन में? अब बताओ ये चीज
ये चीज क्या बन गई, ये सीएम बन गई। तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे, ये हो गया देखो सी इक्यू इक्वल्स टू सीएम डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से अपन ऐसा कह सकते हैं क्या, सीएम हो गया सी इक्विवेलेंट वैलेंसी फैक्टर। बोलो बच्चों, क्या ये क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई। तो बच्चों देखो सुनो, अभी तक जो हमारे फॉर्मूले आए ना, एक बार मैं वापस लिख देता हूं, देखो सुनो। सबसे पहला फॉर्मूला आया मेरे पास, देखो सी इक्वल्स टू 1/r, ठीक है। फिर कप्पा इक्वल्स टू 1 बाई, बोलो, रो आया था, आया था बच्चों, ठीक है। फिर आया था एक सेल कांस्टेंट L/A, बोलो बच्चों, आया था। फिर ये आया था क्या, कप्पा इक्वल्स टू C इंटू सेल कांस्टेंट। फिर ये आया था क्या, CM 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई M। फिर ये आया था C इक्विवेलेंट 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई N। आया है क्या, बोलो बच्चों। फिर देखो ये आया बच्चों, देखो क्या, CM इक्वल्स टू CEQ वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूले इतने आए ऊपर, इतने फॉर्मूले ऊपर आए बच्चों। अब एक चीज बताओ, अब ये जो फॉर्मूले अपन यूज ले रहे ना, ठीक है, तो इन फॉर्मूलों में तो ये जो देखो बच्चों, आपकी जो वैल्यू आएगी, जैसे मोलर कंडक्टेंस जो आएगी वो किस में आएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। किस में आ रही है बच्चों, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। अगर उसको हमें साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखो आपके सामने दिख रहा है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻4 से करेंगे बच्चों, करेंगे। वेरी गुड निशा टुंडक। अब बेटा एक चीज सुन लो, मान लो आप ऐसा करो, देखो ये मैं बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं, ये जेई में कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसमें। देखिए आप अगर सीधा ऐसे कर लो, देखो कंडक्टेंस साइमन मीटर इनवर्स, है ना, और मोलरिटी सीधी सीधी ले लो, ग्राम मोल पर मीटर क्यूब, है ना। तो आप सीधा कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि मोलरिटी को अपन ग्राम मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना बेटा। सीधा अगर आप निकालना चाहते हो तो ये किस में आ जाएगा बताओ, इससे ये आ जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अरे समझ में आई बात, बोलो। आप कप्पा सीधा साइमन मीटर इनवर्स, लेकिन मोलरिटी किस में लेनी पड़ेगी, ग्राम मोल पर मीटर क्यूब में। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। अब मेरी बात को बताओ, सबसे पहले बताओ मोलरिटी का मतलब आपने क्या बोला, ग्राम मोल इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सही बात है। ग्राम मोल किस में लेकर चलते हैं अपन, ग्राम मोल इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं क्या, लेते हैं बच्चों, बोलो भाई। 1 लीटर में लेते हो तो 1 लीटर में लेते हो तो क्या हो जाता है, 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, 1 मीटर क्यूब में, वेरी गुड, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कोई चीज 1000 सेंटीमीटर क्यूब में पता है, ठीक है, और आपको उसको
10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में पता करनी है, तो क्या करेंगे बताओ सीधा सीधा। देखो बेटा 1000 में पता है, 10 की पावर 6 में फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई कर दूं क्या सीधी सीधी 1000 की ओर। अरे 1000 में पता है और 10 की पावर 6 में फाइंड आउट करनी है, बोलो। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसा बोलूं, देखिए आपको मोलरिटी ग्राम मोल पर मीटर क्यूब में चाहिए, तो आपको ग्राम मोल पर लीटर में जो दी होती है ना, उसको सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर, देखो बच्चों ये 1000 है, ध्यान दो, और ये 10 की पावर 6 है, तो 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 1000 से, तो 10 की पावर 6 बन जाएगा ना। अरे बन जाएगा। तो ये समझ में आया कि मोलरिटी अगर आपकी ग्राम मोल पर लीटर है और उसको ग्राम मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, करेंगे ये कोफिशिएंट याद कर लो बच्चों 1000 से, ठीक है। तो बेटा आज तो मैंने आपको इसका सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया है, ठीक है। कल आपकी छुट्टी रहेगी, मंडे को अपन इसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे।